बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। 28 सितंबर 2021 को मेरा एमडी कैट हुआ था और आज 29 सितंबर 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरे एमडी कैट को 1 साल गुजर गया। तो इस वीडियो का टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि एमडी कैट से एमबीबीएस तक का जो मेरा जर्नी था वो किस तरह का था, और एमडी कैट के बाद जो आपकी इंशाल्लाह जब आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा तो आपकी स्टडीज़ में क्या डिफरेंस होगा एमडी कैट और एफएससी की स्टडीज़ में और एमबीबीएस की स्टडीज़ में, और आपकी लाइफ में दूसरे क्या चेंजेस आते हैं। आपको घर छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ता है, और जो यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है आपकी किस तरह से रूटीन होती है, ये सारा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपसे ही शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एमडी कैट का जो दिन होता है ना, वो उस दिन आप क्या सोच रहे होते हो, आपकी क्या फ़ीलिंग्स होती हैं, और एमडी कैट से पहले जो एक दिन होता है वो किस तरह का होता है। तो 27 सितंबर जो था मेरे एमडी कैट से पहले का दिन, तो उस दिन मैंने सारा अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लिया था। सिर्फ फ़िज़िक्स रिवाइज़ करना रहती थी और इंग्लिश मैंने पहले अच्छे से रिवाइज़ की हुई थी, तो उसको मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फ़िज़िक्स को मुझे लग रहा था कि मुझे एक दफ़ा दोबारा नोट से रिवाइज़ करना चाहिए। तो मैंने उस दिन फ़िज़िक्स को रिवाइज़ किया। लेकिन आप देखिए कि उस दिन इतनी टेंशन होती है कि कुछ भी आपके पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन क्योंकि एमडी कैट के बाद आपने बिल्कुल आराम करना होता है, तो उस दिन अगर आप अच्छी तरह पढ़ लें तो आपको फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने उस दिन फ़िज़िक्स को अच्छे से रिवाइज़ किया। बाकी सारे मेरे सब्जेक्ट्स मैंने रिवाइज़ कर लिए थे, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश मेरा ऑलरेडी रिवाइज़ था। तो मैंने फ़िज़िक्स को रिवाइज़ किया और तकरीबन 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक या 7:30 बजे तक मैंने बुक्स वगैरह रख दी। और एमडी कैट का जो दिन होता है उसकी भी हर स्टूडेंट की एक अपनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। तो 28 सितंबर को जब मैं सेंटर पहुंची, तो एक तो ये होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं, एक अजीब सा वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। हर स्टूडेंट टेंशन में नज़र आ रहा होता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी दफ़ा ये हुआ था कि स्टूडेंट का डिफरेंट डेज़ पे एमडी कैट था, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था सेंटर में, थोड़े से स्टूडेंट्स थे, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठी। उसके बाद उन्होंने हमें एक टैबलेट ला के दिया और हमें उसमें कोड उन्होंने एंटर करके दिया, और थोड़ी देर में जब 8 बजे तो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मेरे पास बायो का पोर्शन आया, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद फ़िज़िक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, और सबसे एंड में इंग्लिश का पोर्शन आया। और टाइम बहुत ज़्यादा था और मैंने आराम से पेपर किया, और उसके बाद 15 मिनट्स पहले मैंने पेपर कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने बार बार उसको रीचेक किया कि कहीं मैंने कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं कर दिया, या कहीं मैंने किसी एमसीक्यू का आंसर गलत तो नहीं लगा दिया, क्योंकि ऑप्शन चेंज करने का था मेरे पास ऑप्शन। तो इस वजह से मैंने उसको बार बार रीचेक किया, और तकरीबन टाइम ख़त्म होने से 2 से 3 मिनट पहले मैंने अपना पेपर सबमिट कर दिया। अब जब सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि विदिन 30 मिनट्स आपका रिज़ल्ट जो आपका पीएमसी का पोर्टल है उस पर आ जाएगा। और अक्सर बच्चे तो यूँ होते थे कि घर भी नहीं पहुँचे होते थे और पहले उनका रिज़ल्ट आ चुका होता था। तो मैंने सोचा कि शायद मैं जब घर पहुँचूँगी तो मेरा भी रिज़ल्ट आ गया होगा। तो पेपर दे के मैं जब घर पहुँची तो मेरा अभी रिज़ल्ट नहीं आया था। तो 12:30 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा कि 1 बजे तक रिज़ल्ट आ जाएगा। जो मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स थे उनका रिज़ल्ट आ गया, लेकिन मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। अब ये एक अलग से टेंशन थी कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, और क्योंकि पीएमसी के मुताबिक तो विदिन 30 मिनट्स आपका रिज़ल्ट आ जाता था, और आलमोस्ट जितने भी मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स दे के आई थी उन सब का आ चुका था। तो उसके बाद मैंने पीएमसी के जो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए होते थे उन पे कॉल की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका विदिन 30 मिनट्स रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर आपका विदिन 48 आवर्स रिज़ल्ट आएगा। तो मेरी तो टेंशन मज़ीद बढ़ गई कि जी सब बच्चों का तो रिज़ल्ट आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। तो खैर मैंने वेट किया कि शायद शाम तक आ जाए। शाम को भी नहीं आया, और मेरे बाद जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आए, यानी जिनका इवनिंग टाइम में था, उनका भी रिज़ल्ट आ गया और मेरा नहीं आ रहा था। उसके बाद अगले दिन मैंने वेट किया, दोबारा मैंने उनको कॉल की, 3-4 दफ़ा कॉल की, और वो यही कहते थे कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, किसी भी टाइम आ जाएगा। तो वो जो टाइम था ना, एमडी कैट
जब मैं देकर आई और जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, वो इतने टेंशन वाला टाइम था ना कि मैं उसको दोबारा याद भी नहीं करना चाहती। उसके बाद इवन जो मुझसे अगले दिन 29 सितंबर को जिन स्टूडेंट का फ़र्स्ट टाइम पेपर था, वो भी पेपर दे के आ गए और उनका भी रिज़ल्ट आ गया और मेरा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे ख़्याल से 29 सितंबर को 4 बजे मेरा रिज़ल्ट आया और मेरे 174 मार्क्स थे और इस टाइम मेरे कॉलेज में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे और उस टाइम 180 की लाइन में मेरे ख़्याल से जो हाईएस्ट मार्क्स उस वक्त तक आए थे 180 की लाइन में ही थे। मेरे ख़्याल से 188 या 189 मार्क्स थे, तो 174 जो थे वो बहुत अच्छे मार्क्स थे उस टाइम तक और 165 से अबव वाले जो बच्चे थे वो सेफ़ ज़ोन में थे। अच्छा, रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद एमडी कैट 30 दिन चलना था, 30 सितंबर तक चला। उसके बाद एक और टेंशन क्रिएट हो गई कि जी रिकंडक्ट होगा एमडी कैट। तो और इस तरह जो फ़ेसबुक पे डिफरेंट पेजेस थे, यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स थे, उन्होंने इस तरह शोर मचाया हुआ था कि जैसे होने ही वाला है एमडी कैट रिकंडक्ट। और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ अब आप लोगों ने इस दफ़ा इन बातों पे यकीन नहीं करना कि एमडी कैट रिकंडक्ट हो रहा है। ये हर साल ये बात आती है कि जी एमडी कैट रिकंडक्ट होगा और ये बिल्कुल झूठ होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। एमडी कैट कभी भी इस बेस पे रिकंडक्ट नहीं हो सकता कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं या स्टूडेंट को पेपर मुश्किल लगा है या आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए हैं या बच्चों का पेपर जो था वो एक जैसा नहीं था, बच्चों का डिफरेंट पेपर था। एमडी कैट सिर्फ इस बेस पे रिकंडक्ट हो सकता है अगर ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि एमडी कैट लीक हुआ है कहीं। और जो 2017 में अगर एक दफ़ा एमडी कैट रिकंडक्ट हुआ भी था तो वो सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि वो लीक हो गया था। यानी एमडी कैट से पहले जो डेट थी उसकी टेस्ट की, उससे पहले ही वो लीक कर दिया था, किसी आई थिंक किसी एकेडमी ने किया था या जैसे भी हो गया था। तो आपने प्लीज़ इन र्यूमर्स पे यकीन नहीं रखना कि एमडी कैट रिकंडक्ट होगा। अच्छा, जब बच्चों ने शोर मचाया रिकंडक्ट का तो फिर पीएमसी ने कहा कि एक पेपर का पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस किया जाएगा और जिस बच्चे के पेपर में जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होंगे उनको निकाल के उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे और ये जो अब जो रिज़ल्ट आए हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं और जो असल रिज़ल्ट होगा वो आपका पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद आएगा। तो अब ये एक अलग से टेंशन स्टार्ट हो गई कि अब फिर से रिज़ल्ट का वेट करना पड़ेगा और जो ये वाले रिज़ल्ट्स थे वो कैंसिल हो गए। उसके बाद मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर को पीएमसी का ऑफिशियल रिज़ल्ट आया पीएमसी की वेबसाइट पर और उसमें जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मेरे भी 174 से 188 मार्क्स हो गए और जिस स्टूडेंट के पेपर में जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे उन्होंने वो निकाल के ग्रेस मार्क्स दे दिए। उसके बाद वेट था एफएससी के रिज़ल्ट का और फिर एफएससी का रिज़ल्ट भी आ गया। आई थिंक 14 अक्टूबर को एफएससी का रिज़ल्ट आया और उसमें मेरे मार्क्स थे 1094। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कंफर्म हो गया कि अब मेरा एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में तो हो जाएगा। मेरे जो टीचर्स थे वो मुझे हमेशा से कहते थे कि आपका तो किंग एडवर्ड में एडमिशन होगा। तो मुझे ख़ुद भी बहुत फ़ैसिनेट करता था कि मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन हो, वहाँ पे बड़े लायक बच्चे जाते हैं। और जब मेरिट लिस्ट आई तो मेरा मेरिट नंबर पंजाब में 56 था और किंग एडवर्ड की सीट्स होती हैं मेरे ख़्याल से 300 होती हैं या 325 जितनी भी होती हैं, तो मेरा इजीली किंग एडवर्ड में एडमिशन हो सकता था। और मैंने कहा कि जी मैं तो किंग एडवर्ड जाऊँगी, लेकिन मसला ये था कि किंग एडवर्ड लाहौर में था और वो डीजी खान से बहुत दूर था। तो लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर मैं करीब वाले किसी कॉलेज को प्रेफर कर लूँ तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने निश्तर को प्रेफर किया किंग एडवर्ड पे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं है। शुरू में मुझे लगता था कि शायद मुझे किंग एडवर्ड को प्रेफर करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये फ़ैसला किया कि अपने होम टाउन के करीब मैंने एक कॉलेज को प्रेफर किया। और मैं आप सब लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तो आपके जिस सिटी में आप रहते हैं उसमें मेडिकल कॉलेज है तो बेशक आपका जिस भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है आप अपने सिटी के मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करें, क्योंकि हॉस्टल में रहने के बहुत मसले होते हैं और ख़ास तौर पर शुरू में जब आप जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मसले होते हैं। तो इसलिए अगर आपके सिटी में मेडिकल कॉलेज है तो उसको प्रेफर करें, अगर सिटी के करीब कोई मेडिकल कॉलेज है तो उसको प्रेफर करें। जितना करीब आप अपने सिटी से होंगे उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे।
तो मैंने निश्तर को प्रेफर किया और उसके बाद एडमिशन वगैरह चले गए। ये जो टाइम होता है एमडी कैट के बाद, ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है और ये दिन दोबारा आपकी लाइफ में कभी नहीं आते, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो पढ़ाई होती है। और एमडी कैट के बाद आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी होती, क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका होता है और एक तरफ ये है कि आपको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, और दूसरा आपने कोई पढ़ाई भी नहीं करनी होती। तो ये आपकी ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड होता है। तो अभी आपने जितना पढ़ना है पढ़ लें, क्योंकि एमडी कैट के बाद आपने बहुत इन्जॉय करना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ लें कि एमडी कैट के बाद वैसे भी आपके पास बहुत फ्री टाइम होगा, आप जो मर्ज़ी करना चाहें कर लें। तो वो जो 6 महीने थे ना, वो वाकई आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड होता है। कोई पढ़ाई नहीं होती और बस आप लोग इन्जॉय करते हो उस टाइम को। उसके बाद जब तक आप घर में रहते हैं ना, आपको घर की अहमियत का पता नहीं चलता। जैसे ही आप हॉस्टल आते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि घर की क्या अहमियत होती है। तो मैं जब हॉस्टल आई तो मुझे भी समझ आ गई कि घर जैसा आराम तो कहीं नहीं होता। तो खैर मैं आपको ये बता दूं कि हॉस्टल में जब आप आते हैं तो उसमें काफ़ी मसले होते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। अगर आपने हॉस्टल में आके रहना है तो आपको अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। हॉस्टल में आके आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मिज़ाज आपके मिज़ाज से मैच नहीं करता होगा, और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरह के नहीं होंगे। तो आपको उन लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा बहुत सी बातों पर। तो यानी हॉस्टल में आके आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है और बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। तो बहुत सारे टॉक्सिक लोग भी होते हैं, बहुत सारे हेल्पफुल लोग भी होते हैं। तो बस आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना है, अगर आप हॉस्टल में रहने के लिए आ रहे हैं, कि यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। लेकिन फिर 5-6 महीने तक, या कोई लोग जल्दी भी सेटल हो जाते हैं, तो बंदा एडजस्ट हो जाता है हॉस्टल लाइफ में। लेकिन ज़्यादा फ़ायदे की बात यह है कि आप लोग अपने होम टाउन को ही प्रेफर करें, अगर आपके सिटी में कोई कॉलेज है तो। अच्छा, अब स्टार्ट होती है एमबीबीएस की जर्नी। एमडी कैट की तैयारी जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि बस ये एमडी कैट जो है ये मुश्किल तरीन इम्तिहान है आपकी ज़िंदगी का, और बस ये एमडी कैट हो जाए और उसके बाद बस ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आप जिस भी फील्ड में जाएं और आप जिस भी लाइफ के स्टेज पे होते हैं ना, उसमें एक अपनी अलग स्ट्रगल करनी होती है। आप एमडी कैट कर रहे हैं तो आपको एक अलहदा स्ट्रगल करनी है, आप एमबीबीएस में आ गए तो आपको एक अलहदा स्ट्रगल करनी है, या किसी भी और फील्ड में चले गए हैं तो स्ट्रगल आपकी जारी रहती है। तो जब एमबीबीएस में आए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एमबीबीएस में आएँ या जिस भी फील्ड में जाएं, तो आपने सीनियर्स की हेल्प ज़रूर लेनी है। और यहाँ पर हमें बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। तो एमबीबीएस में आने के बाद सबसे पहले जो हमें स्केड्यूल मिला वो था सब स्टेजेस का स्केड्यूल। और जब हमने एनाटॉमी की बुक्स को खोल के देखा तो वो तो इतनी खौफनाक बुक्स थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं। फिर सीनियर्स ने काफ़ी अच्छा गाइड किया कि आपने इस तरह पढ़ना है, ये वाली बुक्स यूज़ करनी है, और इन टॉपिक्स को करना है, इन टॉपिक्स को नहीं करना, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और जब मेरी पहली सब स्टेज आई तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है। और जब फर्स्ट ईयर की जब पहली सब स्टेज आती है ना, तो वो इस तरह समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ होगी। और जब वो सब स्टेज हो गई तो फिर हमें पता चला कि ये तो एक सब स्टेज एक क्लास टेस्ट की तरह एक चीज़ होती है, जो आपको तकरीबन हर हफ्ते ही आ जाती है सब स्टेज। तो खैर सब स्टेजेस दी हमने। उसके बाद रमज़ान आ गया। रमज़ान ये पहला रमज़ान था जो मैंने अपने घर से दूर गुजारा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। जब आप हॉस्टल में रमज़ान गुजारेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका। और दूसरा ये कि रमज़ान में ही हमारी स्टेज आ गई थी। स्टेज ये होती है कि जितनी आपने 4 सब स्टेजेस में जितना भी सिलेबस आपने याद किया होता है, जितना भी सिलेबस आपका होता है, वो उस सारे का आपने पेपर देना होता है स्टेज में, और उसमें वाइवा भी होता है और उसमें रिटन भी होता है। तो स्टेज भी रमज़ान में ही थी। तो यूनिवर्सिटी से आके उसके बाद दोबारा से पढ़ना, और फिर इफ्तारी के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर दोबारा पढ़ना, क्योंकि स्टेज ज़ाहिर प्रिपेयर करनी होती है, और एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको भूल जाता है बहुत आसानी से। तो खैर स्टेज हुई। स्टेज के बाद हमें ईद की छुट्टियां हुई, और ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद हमारा असेसमेंट वीक था। अच्छा, असेसमेंट वीक इस तरह से होता है कि
जैसे हमारा प्रॉफ होता है ना, एनुअल एग्ज़ाम जो होता है हमारा, उसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 90 मार्क्स का होता है। तो उसी के पैटर्न के ऊपर हमारा, यूँ समझ लें कि आप मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं। तो हमारे असेसमेंट हुई, और यानी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के 3 पेपर हुए। और फिर असेसमेंट से पहले की जो एक एंजाइटी होती है वो भी एक अलग से ही चीज़ होती है, ख़ास तौर पे फ़र्स्ट ईयर जो होती है ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह का पेपर आना है। क्योंकि एफएससी से हम लोग सीधा एमबीबीएस में आए होते हैं, तो अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह की पढ़ाई करनी है और कैसे होगा। तो खैर सीनियर्स ने बहुत अच्छा गाइड भी किया, और उसके बाद जब असेसमेंट दी और उसका रिज़ल्ट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह असेसमेंट भी पास हो गई अच्छे नंबरों से। उसके बाद आई समर वेकेशन, और मेरे ख़्याल से एमबीबीएस का ये जो बेस्ट पार्ट होता है ना, ये समर वेकेशन ही होती है। और समर वेकेशन के बाद दोबारा हम लोग जब यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद दोबारा से वही वाली रूटीन स्टार्ट हो गई, सब स्टेजेस, असेसमेंट और सब कुछ। तो इसको बताने का मकसद ये था कि जो लोग कहते हैं ना कि एमबीबीएस में आने के बाद बस प्रॉफ से आप 3 महीने पहले पढ़ लें या 4 महीने पहले पढ़ लें तो आपका पास हो जाएगा प्रॉफ, तो ये बात ठीक नहीं है। जब आप एमबीबीएस में आएंगे ना, तो जो आपके अच्छे सीनियर्स होंगे ना, जो आपके वाकई खैर ख्वाह होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको पूरा साल ही पढ़ना पड़ता है, ये 3-4 महीने पहले आपका सिलेबस कवर नहीं होता। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप एमबीबीएस में आएँ तो शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट करें, ताकि आपको एंड में जाके मुश्किल ना हो। यूनिवर्सिटी लाइफ पर अगर मैं बात करूं तो जैसे आप लोगों की, जैसे हमारी प्रेप से लेकर 8th तक स्कूल लाइफ होती है ना, यूनिवर्सिटी लाइफ भी बिल्कुल वैसे होती है कि आपने 8 बजे जाना है और 2:30 बजे वापस आना है, और उसके बाद आके दोबारा आपने अगले दिन का अपना जो आपको होमवर्क मिला है वो आपने करना है। तो इस तरह की रूटीन होती है। आपने 75% अटेंडेंस भी मेंटेन रखनी होती है। आपके जो भी सब स्टेजेस आ रही हैं वो भी आपने इसी के साथ ही तैयार करनी होती हैं। कभी कभी इंसान बहुत ही बोर हो जाता है इस तरह की लाइफ से, कि सुबह 8 बजे जाना, 2:30 बजे आना, और थक भी काफ़ी जाता है। लेकिन खैर अब यही यूनिवर्सिटी की लाइफ है और इसी तरह ही आपने गुजारनी है। तो इसके अलावा एक फ़ायदा ये होता है यूनिवर्सिटी का कि इवेंट्स आते हैं, और निफ्सर तो वैसे भी काफ़ी मशहूर है इवेंट्स की वजह से। लेकिन मेरे ख़्याल से प्रोडक्टिव इवेंट्स होने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हो। जैसे स्पोर्ट्स वीक है और स्टूडेंट वीक है, जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीच कंपटीशन हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया। ये अच्छे इवेंट्स हैं, इनसे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी होता है। लेकिन जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो गए, मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह के इवेंट्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या ज़रूरत होती है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि एमबीबीएस में एडमिशन कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है, लेकिन आपका एक ज़िंदगी में गोल होता है, आपका एक एम होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये बनना है। तो जब आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तो ऑब्वियसली आप उस टाइम डॉक्टर नहीं बने होते, लेकिन अपने एम की तरफ आपने एक स्टेप पार कर लिया होता है। लेकिन जब आपका एमबीबीएस में एडमिशन होता है ना, तो बहुत से लोग आपको कहेंगे कि जी ये तो बिल्कुल भी सही प्रोफेशन नहीं है और इसका तो कोई स्कोप ही नहीं रहा अब, और यानी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्करेज भी करेंगे। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं कि ये जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने डिस्करेज करना होता है, ये आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, वो आपको यही कहेंगे। अगर आप एमबीबीएस ना करें, आप इंजीनियरिंग कर लें, तब भी वो आपको यही कहेंगे कि इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। आप बीएस कर लें, बीएससी कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, जिन लोगों ने ये बातें करनी है ना कि कोई स्कोप नहीं है, आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है इस फील्ड का, आगे जाके कोई स्कोप नहीं है, उन्होंने वो बातें फिर भी करनी है। और अफसोस मुझे तब होता है जब स्टूडेंट्स, इवन वो स्टूडेंट्स जो ख़ुद एमबीबीएस कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे होते हैं कि जी ये तो कोई आपने अच्छा फील्ड चूज़ नहीं किया और इसका तो कोई अब स्कोप नहीं है। मेरे ख़्याल से रिज़्क़ आपका अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है, जहाँ भी आपको मिल के ही रहता है। आप बेशक जिस फील्ड में भी जाएं, जितना अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क़ लिखा है वो आपको मिल के ही रहेगा। फील्ड से रिलेटेड नहीं होता कि आपने ज़िंदगी में कितना कमाना है और कितना नहीं। और जहाँ तक बात है किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने की, तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाएँ तो बाय चॉइस जाएँ, बाय चांस ना जाएँ। अगर एमबीबीएस आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं, आप ख़ुद करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको धकेला जा रहा है या आप बाय चांस इसमें आ रहे हैं, तो आपको इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो फील्ड अच्छा लगता है आप उस फील्ड को चूज़ करें। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी
इस फील्ड का कोई स्कोप नहीं है, आगे जाके इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है, तो प्लीज़ उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दें। अपनी एमडी कैट की तैयारी जारी रखें। एमडी कैट और एफएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।